Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So let us study types of employment. First is the formal employment. It refers to regular or permanent job with social security benefits like PF, insurance, etc. Employee rights are protected by labor laws. It has job security, although employee can be removed by giving a notice period. जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, आई एम रेफरिंग टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट, विल स्टडी अबाउट इट लेटर. फर्स्ट इज़ अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है वैसा जॉब, वैसी एम्प्लॉयमेंट जो कि रेगुलर या फिर परमानेंट जॉब के नेचर की हो. परमानेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जॉब से निकाला नहीं जा सकता. परमानेंट से मतलब ये है कि अगर उसे जॉब से निकालना ही पड़ा तो देयर हैज़ टू बी ए नोटिस पीरियड, एक ड्यू प्रोसेस है, लेबर लॉज के अंदर मेंशन्ड है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. और रेगुलर परमानेंट जॉब होने के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी एम्प्लॉई को मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड के अंदर सैलरी का कुछ पोर्शन जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, कुछ पोर्शन जो है एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और इन दोनों पोर्शंस को मिलाकर जो एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट पे डिपॉजिट किया जाता है. तो एक व्यक्ति जब फॉर्मल सेक्टर में जॉब करता है तो पीएफ में उसका पैसा डिपॉजिट होता रहता है, और ये जो पैसा है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही कैन विड्रॉ इट. सो ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी, मतलब आगे फ्यूचर में उसको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. अगर फ्यूचर में उसके पास जॉब नहीं होगी या फिर वो रिटायर हो जाएगा तो देन ही कैन रिलाई ऑन दिस फंड. दिस इज़ द प्रोविडेंट फंड. इसी तरह से पेंशन, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पेंशन दी जाती है. सो पेंशन इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी जो कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एट्सेट्रा. सो दीज ऑल आर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट में है जिसमें रेगुलर या परमानेंट जॉब है, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. सो इट इज़ अ टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. और ये तीन तरह से हम देख सकते हैं. फर्स्ट इज़ द कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट सच एज डेली वेज वर्कर. जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से टेम्पररी नेचर की होती है. यहाँ पे कोई परमानेंट जॉब या रेगुलर जॉब नहीं होता और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती है. फर्स्ट टाइप है जैसे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, डेली वेज वर्कर है मान लीजिए, जो कि दाढ़ी मजदूरी कर रहा है, तो ये इरेगुलर टाइप की एम्प्लॉयमेंट है. आज दाढ़ी मिलेगी, आज जॉब मिलेगा, कल में भी ना मिले. साथ ही साथ कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है इस कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के साथ. सेकेंड टाइप ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल. एक कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. द थर्ड इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डन बाय डूइंग बिजनेस. आदमी खुद ही अपना बिजनेस, अपना धंधा शुरू करता है पैसे लगाकर. फॉर एग्जांपल जो हम शॉप्स देखते हैं या फिर जो वेंडर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स एट्सेट्रा, तो दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड. इनको भी कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता और इनका जो एम्प्लॉयमेंट नेचर है दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी. द थर्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ द अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज़ द एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है? As per National Commission for Enterprise in the Unorganized Sector, unorganized sector is defined as unregistered private enterprise owned by individual or households engaged in the sale or production of goods and services operated on a proprietary or partnership basis with less than 10 workers. Basically unregistered private enterprise है, proprietary basis पे भी हो सकता है, partnership basis पे भी हो सकता है, and less than 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन दैट एंटरप्राइजेज. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न हियर इज़ दैट अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. हमने अभी फर्स्ट फॉर्मल को स्टडी किया, देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया. नाउ वी आर स्टडिंग अनऑर्गेनाइज ऑब्लिक इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. और ये जो थर्ड टाइप की एम्प्लॉयमेंट है, इट कैन बी ईदर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड प्राइवेट फर्म है जिसके अंदर 6 लोग काम कर रहे हैं,
पर उन 6 लोगों के पीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉई, देन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट विल बिकम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एंटरप्राइज है जिसके अंदर 9 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन 9 लोगों का कोई पीएफ नहीं कट रहा है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही है, तो दैट विल बी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट जो होती है, इट कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, although bulk of it is informal only, but there can be a small portion of formal employment as well in the unorganized or informal sector employment. The fourth type of employment is organized oblique formal sector employment. Registered firms with more than 10 or more employees, for example public sector undertakings जो होती हैं, सेल भेल PSUs जो होती हैं, private companies such as Infosys, TCS etc. These all are registered firm and they have more than 10 employees. तो ये फॉर्म्स जो हैं दे आर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, दीज फॉर्म्स प्रोवाइड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसके अंदर फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में या फिर किसी और प्रोविज़न के अंदर रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ उसमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, इसी तरह से ऑर्गेनाइज या फिर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मे बी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल वर्किंग इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन परमानेंट बेसिस, और इट मे बी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग इन ए रजिस्टर्ड कंपनी विद मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर कोई एम्प्लॉई है जो कि परमानेंट बेसिस पर है, देन दैट इज़ अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर प्राइवेट कंपनीज में। आपने देखा होगा कि मैनी अ टाइम्स वर्कर्स आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई इस एम्प्लॉई का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, देन दैट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं एंटरप्राइज टाइप, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल। एंड नीडलेस टू से फॉर्मल सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज़ बेटर देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग डेटा को स्टडी करते हैं विच वॉज गिवन बाय NSSO एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 19% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 81% बल्क ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसी तरीके से 10% of the people who are working are employed in formal sector employment and 90% of the people who are employed in informal sector। तो इंडिया के अंदर 10% people are employed in formal employment, सिर्फ 10% पीपल को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 90% ऑफ पीपल आर इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो कि ना तो रेगुलर नेचर के होते हैं और साथ ही कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है 2011-12 के अंदर इट वाज 7% एंड इट इम्प्रूव टू 10% इन 2017-18, बट 10% भी काफ़ी लो है। वी नीड टू इंक्रीज़ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी होते हैं एंड लेबर राइट्स आर मोर प्रोटेक्टेड इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी फर्दर स्टडी करें, डेटा देखें, देन 49% ऑफ द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर हैविंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट and 51% of the people working in organized sector are having informal employment। तो जो organized sector है उसमें भी bulk of the people 51% of this 19%, 51% people are who are working in organized sector are having informal employment। ऑर्गेनाइज सेक्टर से ये आशा होती है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इट इज़ मोर देन 50% एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसी तरह अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को स्टडी करें तो बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 99.3% इज़ एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड ओनली 0.7% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर हैविंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी 99.3% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है दैट इज़ इनफॉर्मल टाइप। तो इंडिया के अंदर इवन द
अनऑर्गेनाइज इंडिया के अंदर इवन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से तो एक्सपेक्टेड होता है कि दे विल प्रोवाइड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बट इंडिया के अंदर इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ लेट अस डाउन, इवन दे हैव नॉट प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट कि इंडिया के अंदर जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एंड देयर इज़ इनफॉर्मलाइजेशन of the labor force in India. And what are the reasons for this informalization? First reason is that India's organized sector is too small. इंडिया का ऑर्गेनाइज सेक्टर छोटा है, ओनली 19% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड छोटा इसलिए है क्योंकि इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। सेकेंड रीज़न इज इवन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ नॉट क्रिएटिंग मैनी फॉर्मल जॉब्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी 51% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है दैट कम्स फ्रॉम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग मैनी फॉर्मल जॉब्स इन इंडिया। मोर देन हाफ ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड आर इनफॉर्मल। और इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है लेबर लॉज। वाई ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ favoring informal employment over formal employment? It is because of the strict, stringent and complex labor laws which are present in India. Now let us study the implication of informalization of labor force on the economy. How it impacts employees and how it benefits the employer and how it negatively affects the employers. The employees' interests are negatively impacted due to lower salaries, lack of job security and lack of social security benefits, and having lack of job security also impacts the psychological well-being of the employee. जब इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसके अंदर व्यक्ति को लो सैलरी दी जाती है, ना ही उसके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही उसको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज पीएफ, इंश्योरेंस या पेंशन मिलता है। इस कारण से जो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है। और अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें लोगों की वेलबींग पे भी फोकस करना होगा। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैन नॉट हैपन अनलेस इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स इज स्टॉप्ड एंड रिवर्स्ड। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर ड्यू टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स? इससे क्या है, एम्प्लॉयर की कॉस्ट सेविंग होती है। अब जब एम्प्लॉई को कम सैलरी देनी पड़ेगी तो कॉस्ट सेविंग भी होगी एम्प्लॉयर को। एंड डिक्रीज इन लेबर लॉज कंप्लायंस कॉस्ट, लेबर लॉज को कंप्लायंस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे तो लेबर लॉज लगते नहीं हैं, इस कारण से भी कुछ पैसा बच जाएगा। एंड देयर विल बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग एज पर द बिजनेस नीड, क्योंकि लेबर लॉज के परव्यू से बाहर हो जाएंगे, इस कारण से हायरिंग और फायरिंग भी ईजी होगी। अगर लेबर लॉज के परव्यू के अंदर आते हैं दैन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस सच एज कि अगर लोगों को फायर करना हो, अगर एम्प्लॉई को फायर करना हो देन एम्प्लॉयर हैज़ टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन लिए बगैर एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शन इनफॉर्मल इकॉनमी पे नहीं लगती। इस कारण से अगर इनफॉर्मलाइजेशन होती है देन बिजनेसमैन कैन हायर एंड फायर पीपल एज पर द बिजनेस नीड्स। आज डिमांड ज़्यादा है तो लोगों को हायर कर लेंगे, अगर डिमांड कम होगी देन पीपल विल बी शंटेड आउट, पीपल विल बी फायर्ड। तो इससे बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनफॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर को, बट साथ ही साथ देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स फॉर द एम्प्लॉयर्स एज वेल। एम्प्लॉयर को कुछ नुकसान भी होता है। देयर इज़ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग। अगर आपको नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा या फिर आपको किसी प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड दैट विल इंक्रीज टू द कॉस्ट ऑफ हायरिंग। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। अब आपने नए लोगों को हायर किया है देन यू विल हैव टू ओरिएंट देम, तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के अंदर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जब आपको पता है कि आप उनको हायर कर रहे हो टेम्प्रेरी बेसिस पर देन यू विल बी लेस इंक्लाइंड टू स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग। और अगर उनकी ट्रेनिंग टाइमली नहीं की जाएगी देन दे विल हैव लेस प्रोडक्टिविटी and that is not good for the company as such. The next drawback is less loyalty for the company. अगर एम्प्लॉई को पता है कि वो टेम्प्रेरी बेसिस पर हायर किया गया है, उसे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, then he or she will have less loyalty towards the company and that will also negatively impact the productivity of the company and consequently there will be higher attrition rate. जब भी एम्प्लॉई को कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी then he will resign and he will move on. तो एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है। एट्रिशन रेट मतलब जॉब को छोड़ना। तो ये सारी जो कॉस्ट हैं, दीज कॉस्ट आर फार मोर देन द बेनिफिट्स विच अक्रू ड्यू टू इनफॉर्मलाइजेशन।
Therefore, informalization is neither good for the employee nor for the employers. It is also not good for the country, as informalization hampers inclusive growth. Therefore, informalization is neither good for the employee nor for the employers, and neither for the country as a whole. Now, let us study the issues in the Indian labor laws. There are multiple issues in the Indian labor laws. The first thing is the multiplicity of the labor laws. Since labor is a concurrent subject under the Constitution of India, both center and the state governments have formulated numerous labor laws. Concurrent subject जब होता है तो both center and state governments can formulate laws on that subject. And as per one estimate, जो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल लॉज हैं they are around more than 44, और जो स्टेट लेवल पे जो लॉज हैं they are more than 50. तो आप समझ जाइए 90 से ज़्यादा लेबर लॉज हैं, और इतने सारे लॉज का कंप्लायंस बिजनेस के लिए करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. बिजनेस वाला बिजनेस करेगा या फिर लेबर लॉज की कंप्लायंस में लगा रहेगा. The Parliament of India has passed 4 labor codes in 2019 and 20 sessions. These 4 codes will replace 44 existing labor laws at central level. Central government has tried to sort out the issue of multiplicity of labor laws, and that's why multiple labor laws at central level are being merged into 4 labor codes. Labor code on industrial relation, social security, safety, health and working condition, and on wages. जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड होता है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के बारे में बात होती है. अगर कोई झगड़ा होता है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाता है. जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एटसेट्रा, इन सब की बात की जाती है. वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. इसी तरह से वेजेस रिलेटेड प्रोविजंस आर मर्ज इनटू कोड ऑफ वेजेस 2019. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक पहल कर दी है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो नीड टू रिफॉर्म स्टेट लेबर लॉज so that labor compliance by the business becomes easier. The second issue with the labor laws in India is the complex provisions of labor laws. जो लेबर लॉज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं और इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि फॉर अ बिजनेसमैन टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और इस कारण से क्या होता है, जो लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर इंक्रीजेज ट्रिमेंडसली. और जब डिस्क्रिशनरी पावर इंक्रीज हो जाती है then it sometimes breeds corruption and abuse of power. और इससे जो ease of doing business है it somewhere gets hampers. The third issue is rigid hiring and firing policy. There should be a balance between the business needs of the company and the interests of the employees. In the present scenario, hiring and firing as per the labor laws is very tough. If a company has to fire someone, it needs the permission of government in particular in certain situations. तो hiring और firing इतना tough नहीं होना चाहिए. There should be a balance between the needs of the company, कि company को भी flexibility मिली रहे in terms of hiring and firing. साथ ही साथ जो employees के interest हैं वो भी protect होते रहें. So therefore we need to find a right balance between these needs. So what are the negative impacts of rigid labor laws? First is we have studied it is the informalization of the economy due to rigid labor laws, and the second negative impact of rigid labor laws is it negatively affects ease of doing business. अगर ease of doing business अच्छा नहीं होता then it reduces fresh investment into the economy, thus hampering employment generation. अगर इंडिया के लेबर लॉज कॉम्प्लेक्स होंगे तो जो फॉरेन से जो कंपनीज हैं they will not set up their enterprise in India, so that will hamper the fresh investment. और अगर fresh investment नहीं आएगी तो employment generation will be somewhere compromised. In the next lecture, we will study about the measurement of unemployment in India.